तो आज हमारे पास एक पुरातत्वविद डॉक्टर प्रयान सेनगुप्ता के कुछ नोट्स हैं। ये उनके लैटिन अमेरिका के एक अभियान से जुड़े हैं। पर ये सिर्फ एक साइंटिस्ट की डायरी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो तथ्यों की खोज से शुरू होती है, पर खत्म किसी और ही दुनिया में जाकर होती है। बिल्कुल। हमारे पास जो है वो एक वैज्ञानिक रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा एक निजी कबूलनामा है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुरातात्विक खोज, इतिहास, काले जादू और एक व्यक्तिगत त्रासदी का एक भयानक संगम बन गई। और हमारा मिशन आज इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम डॉक्टर सेनगुप्ता की डायरी के पन्नों से उन ऐतिहासिक और पौराणिक परतों को उजागर करेंगे जो एक वैज्ञानिक अभियान को एक डरावने अनुभव में बदल देती हैं। और ये सब शुरू होता है एक ऐसी जगह से जो आपको निगलने के लिए तैयार बैठी है। लैटिन अमेरिका का वो घना उमस भरा जंगल। हाँ, सेनगुप्ता अपनी डायरी में लिखते हैं, ऐसा लगता था जैसे जंगल एक जिंदा जानवर हो और हम उसके पेट में चल रहे थे। वो उस माहौल का जिक्र करते हैं जहां पेड़ों के पत्तों की छत इतनी घनी थी कि दोपहर में भी जमीन तक रोशनी नहीं पहुंचती थी। एक अजीब सी धुंधली खामोशी। और उस खामोशी को बस कीड़े मकोड़ों की लगातार भिनभिनाहट तोड़ रही थी। सही कहा। और हमें साइकोलॉजिकल असर को कम नहीं समझना चाहिए। जब आपकी सारी इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक लगातार एक ही तरह की उमस, कर्कश आवाजों और धुंधलके से घिरी हों, तो दिमाग हकीकत और वहम में फर्क करना बंद कर देता है। वो खुद कहानियां गढ़ने लगता है। एक जाल की तरह होता है। हाँ, ऐसी जगह है तर्कसंगत दिमाग के लिए एक जाल ही होती है। और इसी जाल के बीच उन्हें कुछ मिला। जमीन के नीचे दबा हुआ एक पत्थर का स्लैब। जब उसे हटाया गया तो नीचे एक भुला दिए गए माया मंदिर का अंधेरा मुंह खुला था। सेनगुप्ता लिखते हैं कि जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सदियों की घुटन और सड़न की एक लहर बाहर आई, जिसमें मौत की गंध थी। और अंदर जो मिला उसने हर नियम को तोड़ दिया। दीवारों पर माया कैलेंडर की जटिल नक्काशी थी। और ठीक उसके बगल में लैटिन भाषा में मंत्र खुदे हुए थे। एक मिनट, लैटिन और माया, ये दोनों तो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। ये तो ऐसा है जैसे किसी हड़प्पा की खुदाई में ग्रीक भाषा की तख्ती मिल जाए। बिल्कुल। इसका कोई तार्किक मतलब कैसे बन सकता है? स्पेनिश मिशनरीज तो माया संस्कृति को शैतान का काम मानते थे। यही तो सबसे बड़ा रहस्य था। ये दो संस्कृतियों का मिलन नहीं था, ये टकराव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक पवित्र जगह पर कब्जा करके अपनी भाषा, अपने मंत्र थोप दिए हों। और उससे भी अजीब बात ये थी कि दीवारों पर काई के मोटी परतों के नीचे भी वो लैटिन अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे कली खोदे गए हों, एकदम साफ और नुकीले। और एक शब्द था जो बार बार आ रहा था, वीएन साटोटिम। इसका मतलब होता है सौंदर्य या आकर्षण, है ना? ब्यूटी। एक वीरान सदियों पुराने मंदिर में सौंदर्य शब्द का बार बार लिखा होना, ये किसी पुरातात्विक खोज से ज्यादा किसी के जुनून की कहानी लग रही थी। बिल्कुल, ये किसी अनुष्ठान की तरफ इशारा कर रहा था। किसी ऐसे अनुष्ठान की जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि किसी व्यक्तिगत मकसद से था। और फिर उन्हें वो चीज मिली जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। मंदिर के बीचों बीच पत्थर का एक विशाल ताबूत, एक सार्कोफेगस। और जब मजदूरों ने उसका भारी ढक्कन हटाया तो अंदर दो कंकाल थे, एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए। लेकिन सेनगुप्ता ने एक नजर में ही समझ लिया कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। ये कोई प्रेम कहानी का अंत नहीं था। नीचे एक महिला का कंकाल था जिसकी हड्डियां अजीब तरह से साफ और सफेद थीं, जैसे मौत कुछ ही समय पहले हुई हो। और उसके ऊपर पुरुष का कंकाल था जो कम से कम 800 साल पुराना लग रहा था, काला और भुरभुरा। मतलब एक ताजा दिखने वाला कंकाल एक 800 साल पुरानी लाश से लिपटा हुआ। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह मुमकिन भी है? लैब में जब कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आई तो इस रहस्य ने एक भयानक रूप ले लिया। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि पुरुष कंकाल वाकई 800 साल पुराना था, 13वीं सदी का। लेकिन महिला का कंकाल वो सिर्फ 300 साल पुराना था, 17वीं सदी का। दोनों के बीच पूरे 500 साल का फासला था। रुकिए, 500 साल का फासला एक ही ताबूत में? इसका मतलब तो ये हुआ कि उस आदमी की मौत के 500 साल बाद उस महिला को ताबूत में डाला गया था। और यहीं पर सेनगुप्ते ने एक और चीज पर गौर किया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ताबूत के ढक्कन पर अंदर की तरफ खरोचों के निशान थे, महिला के कंकाल की उंगलियों के ठीक ऊपर।
जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जब उसे दफनाया गया तब वो जिंदा थी। जब उस महिला को उस 500 साल पुराने कंकाल के साथ दफनाया गया तब वो जिंदा थी। हे भगवान, ये सुनने में ही भयानक है। एक जिंदा इंसान को एक लाश के साथ, ये कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये एक अनुष्ठान था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे समझना किसी के भी बस की बात नहीं थी। और इसी खोज ने डॉक्टर सेनगुप्ता को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, जब वो कलकत्ता लौटे तो वो एक अलग ही इंसान थे। वो खुशमिजाज और बातूनी आदमी अब एक खामोश, डरे हुए शख्स में बदल चुका था, जो अंधेरे कमरों में अकेले बैठा रहता था। उनके दोस्त महास्थविर जब उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने सेनगुप्ता से पूछा कि आखिर उस जंगल में हुआ क्या था। और यहीं से कहानी एक पुरातात्विक रहस्य से एक साइकोलॉजिकल या शायद अलौकिक थ्रिलर में बदल जाती है। ऐसा लगता है कि अतीत की वो खोज उनके वर्तमान पर हावी हो गई थी। सेनगुप्ता ने अपने दोस्त की आंखों में देखकर फुसफुसाते हुए कहा, महास्थविर, मैं अकेला नहीं लौटा हूं, वह मेरे साथ आया है। उन्होंने कहा, जिसे मैंने उस शापित ताबूत से आजाद किया था, वो अब मेरे अंदर है। और ये सिर्फ उनका वहम नहीं था। महास्थविर ने खुद देखा कि सेनगुप्ता के घर की दीवारों पर जहां नमी से प्लास्टर उखड़ रहा था, वहां ताजे खरोचों से लैटिन अक्षर लिखे हुए थे, जबकि कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। महास्थविर के जोर देने पर सेनगुप्ता ने आखिरकार उस मंदिर की कहानी बताई जो उन्होंने अपनी रिसर्च से जोड़ी थी। उन्होंने बताया कि वो 800 साल पुराना कंकाल एक स्पेनिश पादरी का था जो 15वीं सदी में यूरोप से भागा था। और भागा क्यों था? क्योंकि उस पे नेक्रोमैंसी का आरोप था। नेक्रोमैंसी मतलब शवों से जुड़ा काला जादू? हाँ, मृतकों की आत्माओं को बुलाना, उनसे बात करना या उनके शरीरों का इस्तेमाल करना। चर्च के लिए ये सबसे बड़ा गुनाह था। तो ये पादरी अपनी जान बचाकर उस भुला दिए गए माया मंदिर में आ छिपा था। लेकिन वो सिर्फ छिपा नहीं, उसने उस जगह को अपनी प्रयोगशाला बना लिया। उसने माया लोगों की काली शक्तियों और लैटिन काले जादू को मिला दिया। सेनगुप्ता की थ्योरी थी कि दीवारों पर लिखे लैटिन मंत्र भूत भगाने यानी एक्सोर्सिज्म के लिए नहीं थे, बल्कि ठीक उसका उल्टा थे। वो उस पादरी के मृत शरीर को मौत के बाद भी जिंदा रखने के लिए थे, एक तरह का आध्यात्मिक प्रिजर्वेटिव। यहाँ एक बहुत दिलचस्प माया कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे टर्मिनेशन रिचुअल कहते हैं। माया लोग मानते थे कि उनके मंदिरों में भी एक आत्मा, एक ऊर्जा होती थी। जब वो किसी मंदिर को छोड़ते थे तो एक अनुष्ठान के जरिए उस मंदिर की आत्मा को वहीं सील कर देते थे। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पुराने घर को हमेशा के लिए बंद कर रहे हों। तो आप सिर्फ दरवाजे पे ताला नहीं लगाते? नहीं, बल्कि आप एक तरह से उस घर की आत्मा को वहीं कैद कर देते हैं। तो उस पादरी ने इसी सील की हुई आध्यात्मिक बैटरी का इस्तेमाल अपने काले जादू के लिए किया। बिल्कुल, उसने एक ऐसी जगह चुनी जो पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज थी और फिर उस ऊर्जा को अपनी परजीवी आत्मा का घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और सेनगुप्ता की डायरी में एक और ऐतिहासिक जिक्र है, बिशप डिएगो डी लांडा, जिसने 1562 में हजारों माया दस्तावेजों को शैतान का काम कहकर जला दिया था। सेनगुप्ता का मानना था कि इस पादरी ने कुछ गुप्त दस्तावेज बचा लिए थे जिनमें आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने के तरीके लिखे थे। इसी को उसने अपनी डायरी में एनिमा ट्रांसलेशो यानी आत्मा का स्थानांतरण कहा है। उसका सिद्धांत था कि वो 800 साल पुराना कंकाल कोई मरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक भूखा जाल था जो किसी नए मेजबान का इंतजार कर रहा था। और ये सीधे तौर पर माया पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। हाँ, माया मान्यताओं में एक पराश्रयी आत्मा की धारणा है जिसे वायोब या वेओब कहा जाता है। हर इंसान की एक आध्यात्मिक प्रतिमूर्ति या सह आत्मा होती है जो अक्सर एक शक्तिशाली जानवर जैसे जगुआर या सांप का रूप लेती है। ये वायोब एक तरह का शैडो सेल्फ है, आपका वो हिस्सा जो जंगली और अनियंत्रित है। तो इस पादरी का वायोब कोई जानवर नहीं था? नहीं, सेनगुप्ता का मानना था कि उस पादरी ने अपनी सह आत्मा के रूप में स्वयं मृत्यु को जागृत किया था। जब वो मरा तो उसकी ये परजीवी आत्मा या वायोब उस ताबूत में 500 साल तक इंतजार करती रही, एक भूखे शिकारी की तरह। और 300 साल पहले उसे अपना शिकार मिला, वो भारतीय लड़की। हाँ, उस अनुष्ठान के जरिए पादरी की वायोब ने उस लड़की की आत्मा को अपने बंधन में जकड़ लिया। वो लड़की उस पादरी की आत्मा के लिए एक मेजबान, एक होस्ट बन गई। 500 साल के इंतजार के बाद उस भूखी आत्मा को आखिरकार खुराक मिली थी। और फिर डॉक्टर सेनगुप्ता को ये भयानक एहसास हुआ कि ताबूत खोलकर उन्होंने सिर्फ हड्डियां नहीं हटाईं, उन्होंने उस 500 साल की परजीवी भूख को आज़ाद कर दिया है।
और अब वो भूख उन्हें अपना नया घर बनाना चाहती थी। उनके शरीर में बदलाव भी दिखने लगे थे। उनकी नसें काली पड़ रही थी, त्वचा पपड़ी बनकर झड़ने लगी थी और उनकी हड्डियों पर माया और लैटिन संकेतों के निशान उभरने लगे थे। उनका शरीर एक रण क्षेत्र बन गया था, जहां 800 साल पुराना पादरी और 300 साल पुरानी लड़की की आत्माएं एक नए अस्तित्व के लिए लड़ रही थीं। ये तो किसी के भी दिमाग को हिलाकर रख दे। यहीं पर उनके दोस्त महास्थविर ने दखल दिया। वो समझ गए कि ये विज्ञान की लड़ाई नहीं है, ये विश्वास की लड़ाई है। उन्होंने ध्यान के जरिए उस 300 साल पुरानी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। और जो कहानी सामने आई वो इतिहास के एक और काले अध्याय से जुड़ी थी, दास व्यापार। वो लड़की बंगाल की थी जिसे गुलाम बनाकर लैटिन अमेरिका लाया गया था। उसे एक स्पेनिश परिवार ने खरीदा था जो मानता था कि उनके खानदान पर कोई प्राचीन श्राप है। उस श्राप को मिटाने के लिए उन्होंने उस भारतीय लड़की की बलि उस पादरी के कंकाल को चढ़ा दी। तो ये कहानी सिर्फ अलौकिक नहीं बल्कि औपनिवेशिक क्रूरता और अंधविश्वास की भी है। उस लड़की की त्रासदी वो दोहरी थी। महास्थविर के सामने अब दो आत्माएं थीं। एक पादरी की लालची और हिंसक आत्मा जो कब्जा करना चाहती थी, और दूसरी उस लड़की की पीड़ित और फंसी हुई आत्मा जो सिर्फ आज़ादी चाहती थी। उन्होंने पादरी की सबसे बड़ी ताकत, उसके लालच और अधिकार की भावना को ही उसका हथियार बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। बिल्कुल। महास्थविर ने अपनी ध्यान की शक्ति से एक भ्रम पैदा किया। पादरी की आत्मा को दिखाया कि उसका शिकार यानी लड़की की आत्मा भाग रही है। अपने 300 साल पुराने शिकार को खोने के डर से पादरी की आत्मा ने सेनगुप्ता के शरीर पर अपनी पकड़ एक पल के लिए ढीली कर दी ताकि वो उस भागती हुई आत्मा को पकड़ सके। और वो एक पल ही काफी था। हाँ, जैसे ही पकड़ ढीली हुई, महास्थविर ने अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति से उस परजीवी आत्मा पर प्रहार किया। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी, ये एकाग्रता और लालच की लड़ाई थी, और अंत में एकाग्रता की जीत हुई। पादरी की परजीवी आत्मा नष्ट हो गई और उस बंगाली लड़की की आत्मा को 300 साल बाद आखिरकार मुक्ति मिली। तो एक पुरातात्विक खोज जो एक माया मंदिर से शुरू हुई थी, उसने इतिहास की दो त्रासदियों को उजागर कर दिया। एक स्पेनिश पादरी का सत्ता का लालच और एक भारतीय लड़की का क्रूर शोषण। ये कहानी हमें विज्ञान और विश्वास के बीच की उस धुंधली लकीर पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां तर्क काम करना बंद कर देता है। ये दिखाती है कि कैसे वायोब जैसी प्राचीन मान्यताएं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान के सबसे गहरे डर को दिखाती हैं। मृत्यु का डर और परजीवी की तरह किसी और के अस्तित्व पर जीने की ख्वाहिश का डर। और ये भी कि इतिहास सिर्फ किताबों या खंडहरों में नहीं रहता। कभी कभी वो उन लोगों के जरिए जिंदा हो जाता है, चाहे वो इसके लिए तैयार हो या नहीं। और यही हमें आज के अंतिम सवाल पर लाता है। क्या ऐतिहासिक कलाकृतियां सिर्फ अपने समय की कहानियां बताती हैं, या वे अपने मालिकों की चेतना, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनकी भूख को भी अपने अंदर समेटे रखती हैं? इतिहास को संरक्षित करने और उसे अनजाने में जगा देने के बीच की रेखा कितनी महीन हो सकती है?